Assalamu alaikum, dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम किस्म का रिलेशनशिप है जो शायद आपने कभी पहले सुना नहीं होगा। ये रिलेशनशिप एक खास तरीके से चलते हैं। इससे पहले जो रिलेशनशिप्स हमने पढ़े हैं वो हमेशा कुछ ऐसे पढ़े हैं कि टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह के रिलेशनशिप हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि एक ही ग्रुप में मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी काफी हद तक प्रॉपर्टीज मैच करती हैं और इसी तरह से पीरियड्स में भी काफी हद तक सिमिलैरिटीज पाई जा सकती हैं या फिर ग्रेजुअल चेंज आते हैं। लेकिन आज का जो रिलेशनशिप है दैट इज वेरी डिफरेंट एंड इट इज कॉल्ड अ डायगोनल रिलेशनशिप। ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने लिखकर दिखाया है कि लिथियम और मैग्नीशियम में अगर यूं देखा जाए, यू से क्या मुराद है? यू से मुराद एक डायगोनल लाइन है, यानी एक डायगोनल रिलेशनशिप हो सकता है। एक बात आपके जहन में रहे कि जो लिथियम है वो सेकंड पीरियड में है जबकि मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में है। मैं आपको इन दोनों पीरियड के बारे में थोड़ा सा लिख के दिखाता हूं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अगर इसके बाद हम तीसरा पीरियड राइट करें तो वो कुछ ऐसे होगा: सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो ये आपके पास सेकेंड और थर्ड पीरियड है। अब जैसे कि मैंने यहां पर एक लाइन लगाई है तो आपको यहां भी नजर आ सकती है कि लिथियम और मैग्नीशियम के दरमियान एक डायगोनल रिलेशनशिप है। इस तरह बेरिलियम और एल्यूमिनियम, बोरोन और सिलिकॉन और इसी तरह से कुछ हद तक मजीद भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ऐसे रिलेशनशिप स्टडी किए जाएं तो दीज रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड अ डायगोनल रिलेशनशिप। अब इस रिलेशनशिप को समझने के लिए हम चंद एक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज हम लिथियम और मैग्नीशियम के डायगोनल रिलेशनशिप को देखते हुए करेंगे। तो आप यहां पर इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं दैट वी आर कंपेयरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम इन अ डायगोनल रिलेशनशिप। सो लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं आयनिक रेडियस का। आयनिक रेडियस अगर दोनों का देखा जाए तो बहुत ही करीब तरीन है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप लिथियम के आयनिक रेडियस को देखें तो वो आपको मिलेगा 0.60 एंगस्ट्रॉम, जबकि यही आयनिक रेडियस अगर आप मैग्नीशियम के लिए देखेंगे तो इंतहाई करीब तरीन 0.65 एंगस्ट्रॉम। तो आप ये देख रहे हैं कि इनके आयनिक रेडियाई में बहुत ही करीब तरीन मुमासलत है और यही इनको बना रही है इनके रिलेशनशिप को डायगोनल। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? वो है दी सॉल्युबिलिटी। तो आयनिक रेडियस के बाद सॉल्युबिलिटी में एक बड़ी अहम बात आपको देखने को मिलेगी। अगर दोनों के कंपाउंड्स ले लें जैसा कि कार्बोनेट्स, चाहे वो लिथियम कार्बोनेट हो या मैग्नीशियम कार्बोनेट, दोनों ही वाटर में इनसॉल्युबल हैं और अगर आप इनको गर्म करें तो दोनों ही डिकम्पोज हो जाते हैं। तो आपने देखा कि दोनों के कार्बोनेट्स का सिमिलर बिहेवियर है या सिमिलर रिलेशनशिप है और अगर इन कार्बोनेट्स को आप गर्म कर डिकम्पोज करते हैं तो वो कुछ इस तरह से डिकम्पोज होंगे। Li2CO3 when heated it decompose into Li2O n plus CO2। और इसी तरह से अगर हम बात करें मैग्नीशियम के कार्बोनेट के बारे में तो ये बनेगा MgCO3 will decompose into on heating मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ये बना था लिथियम ऑक्साइड, इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ साथ लिबरेट होगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ या नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन विद वाटर। अगर आप लिथियम को और इसके अलावा मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो दोनों ही रिएक्ट करते हैं, एक बात, और दूसरा ये खारिज करते हैं हाइड्रोजन गैस और साथ साथ बनाते हैं उनके हाइड्रोक्साइड। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें तो लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर, इट फॉर्म्स लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH। जैसे आप पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह लिथियम हाइड्रोक्साइड और साथ खारिज करेगा हाइड्रोजन गैस। और इसी तरीके से अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ तो भी आपको यही सब कुछ देखने को मिलने वाला है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बस फार्मूला जरा एहतियात से लिखिएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए OH के नीचे 2 लगाएंगे।
OH की वैलेंसी 1 होती है, लिथियम के नीचे 1, यानी -1 इसके नीचे और +1 इसके नीचे। फार्मूला लिखते हुए ऐसा लिखा जा सकता है। तो अपनी सोच में रखिएगा, चूंकि दोनों की वैलेंसी 1 है इसलिए दोनों के नीचे 1 है। जो नहीं लिखते, सिमिलर हो तो भी नहीं लिखते। और लेकिन मैग्नीशियम की यहां वैलेंसी 2 है जो कि OH के नीचे है, और OH की वैलेंसी 1 है जो मैग्नीशियम के नीचे है, और 1 नहीं लिखते। मतलब 1 नहीं लिखते और सिमिलर हो जाए तो भी नहीं लिखते। तो बहरहाल ये है जी मैग्नीशियम का वाटर से रिएक्शन, और साथ साथ खारिज होने वाली है हाइड्रोजन गैस। तो आपने देखा कि आपको दोनों ही रिएक्शंस एक जैसे दिख रहे हैं। इट मींस दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द लिथियम एंड मैग्नीशियम। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, एंड इट इज द रिएक्शन विद एसिड्स। यानी अगर लिथियम हो या मैग्नीशियम जब एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा कि व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स दे लिबरेट हाइड्रोजन। Similar phenomena happens here. It means that when the magnesium or lithium reacts with the acids, they form hydrogen gas or evolve hydrogen gas. Besides, it also form salts, जो कि बड़ी आसान सी बात है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन लिथियम रिएक्ट्स विद द एसिड, लिथियम रिएक्ट्स विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन दे फॉर्म लिथियम क्लोराइड LiCl एंड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। हाइड्रोजन गैस को आप कंप्लीटली लिखा करें H2 की शक्ल में, लेकिन ऐसा लिखने से क्या हुआ, हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो सकती जो इस तरह ये लिखी हुई है। तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए आपको ये नोट करना है कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो आप हाइड्रोजन लिख दें 2। लेकिन इससे क्लोरीन कितने हो गए, 2, तो क्लोरीन भी कर दें 2। लेकिन इससे लिथियम कितने हो गए, 2, तो लिथियम भी कर दें 2। Now in this way you can easily balance a chemical reaction. Now the second reaction is between HCl and magnesium. When magnesium react with hydrochloric acid, then it reacts in similar way as the lithium. Lithium form chloride, magnesium also form chloride. But the same problem is here. Magnesium has 2 valency, so magnesium chloride has a formula MgCl2 and plus H2 hydrogen is liberated. So this reaction is similar as the lithium shows, but you have to balance a chemical reaction. For example, here is Cl2, so Cl2, hydrogen 2, hydrogen 2, magnesium 1, magnesium 1. So the balancing of the equation is not a hard task. It is easy here. So you should keep in mind that in inorganic reactions, the reaction or equation should be in a balanced form. Now let's move to the next point. It is the decomposition of hydroxides and nitrates of lithium and magnesium. Now just look how the nitrates and hydroxides of lithium decompose. Surely is there a relationship which is a diagonal, and they both shows a similar type of reaction. So let's have a look. When lithium hydroxide decomposes, it form lithium oxide and with H2O. इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। लिथियम 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो आपको यहां पर भी क्या लगा देना चाहिए, 2। इस तरह इक्वेशन हो गई बैलेंस। सिमिलरली द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH twice, when decomposed it form magnesium oxide as the lithium oxide is here, as well as the water. Now oxygen is 2, oxygen is 2, hydrogen 2, hydrogen 2, magnesium 1, magnesium 1, balance, already balanced. Let's move towards the nitrates. How nitrate decompose? First lithium nitrate LiNO3. When it decompose, it form lithium oxide, but NO2 is a very strange behavior. यानी जब भी लिथियम के नाइट्रेट डिकम्पोज होंगे तो NO2 खारिज करेंगे और साथ बनाएंगे ऑक्सीजन गैस। अब आप समझ गए होंगे, अगर हम बात करते हैं किसकी, मैग्नीशियम नाइट्रेट की, तो कुछ ऐसा होगा MgNO3 twice एरो, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे कि लिथियम का ऑक्साइड था, प्लस NO2 or plus O2. In this way you can see that there is a very similarity between the both nitrates and hydroxides of lithium and magnesium. You can also balance these equations by putting some numerals or the coefficients 2, 2 and 4, but it's different 4, 2, 4. You can learn the one side of a chemical reaction in a balanced way. The other side of the chemical reaction will become
automatically balanced. Do it yourself. Now let's move towards the last point of the day. It is atomic radius. As the ionic radii of both the elements were very close, so atomic radius are also close to each other. For example, the atomic radius of lithium is 123 picometer. 123 picometer, while 136 picometer of the magnesium. In this way, you can compare the different properties diagonally of different elements in the periodic table with elements in second period as well as in a third period. So that is the end of the lecture, and I hope so that you will understand a diagonal relationship is also existing in periodic table, which is very strange and amazing. Okay, bye bye for now.